स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान है, 2 मोल ऑफ O2, टेम्परेचर कितना था भाई 300 केल्विन, और कोई डेटा दिया था मैंने, और ये बताया था इसको कौन से प्रोसेस से लेके जा रहे हैं जिसमें PV⁴ इज इक्वल टू कांस्टेंट है। तो मैंने आपसे क्या पूछा था, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो गया, मैंने सिंपली आपसे पूछा था कि बेटा W बताओ, यही क्वेश्चन था। करो इसको जल्दी करो, अभी करो जिन्होंने भी ट्राई नहीं किया। जल्दी करो। हाँ जी बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। अब देखो, मैंने बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन दिया है आपसे कुछ पूछने के लिए, राइट। थर्टी थ्री पॉइंट, चलो हाँ जी बच्चों, हो गया, बोलिए। आ जाओ देखते हैं। देखो मेथड समझो कैसे करना है बच्चों, ध्यान से सुनो, एकदम एकदम ध्यान से सुनो। देखो हमारे पास इतना मालूम है कि W जब भी सिंपली पूछता है इसका मतलब वर्क डन बाई सराउंडिंग पूछ रहा है, तो माइनस साइन लगा के PdV लगा दिया, इंटीग्रल V1 से लेके V2 तक ऐसा करना है। और हमें मालूम है कि यहाँ देखते हुए समझ आ रहा है कि P इंटू V⁴ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट नहीं है भाई, वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो प्रेशर उसके हिसाब से चेंज हो रहा है। और अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा कि यार एक काम करते हैं ना, PV⁴ इज इक्वल टू K मान लेता हूं, और इस K की वैल्यू या तो P1 V1 के पावर 3 होगी या तो P2 V2 के पावर 3 होगी। अभी ये वैल्यू हम निकाल नहीं पा रहे हैं, बट विल सी कि कोई तरीका निकल पाता है क्या कि बिना इनका यूज किए हुए हमें निकल जाए। आ रहा है बात गुरुप्रमम, ध्यान दो पूरा। इसके बाद क्या करूं, इंटीग्रल V1 से लेके V2, और प्रेशर के जगह पे क्या मैं लिख दूं बेटा, K/V⁴ इंटू dV। अब हो गया, क्योंकि हमें देखो बार बार हम ये टर्म क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि D के बगल में जो वेरिएबल होता है, अगर उसी का वेरिएबल सिर्फ है तभी हम उसका इंटीग्रेट कर सकते हैं, बाकी सारे टर्म
कांस्टेंट होने चाहिए ना। तो अब क्या करूंगा, मैं k को बाहर निकाल लूंगा बेटा, और v को क्या लिख दूंगा, -3 इंटू डी वी फ्रॉम v1 टू v2। यहां तक क्लियर है सबको। अब इसको क्या लिख सकता हूं बेटा, -k, अब ऐसा वाला बॉक्स बना देता हूं, v1 से v2 लिख देता हूं, और बताओ v के पावर -3 + 1, -3 + 1, यही होता ना इंटीग्रेशन। बोलो, जब भी आप किसी x टू द पावर n dx का इंटीग्रल करते हो तो x पे पावर n+1 अपॉन n+1, यही होता है ना बेटा। इंटीग्रेशन का यही है, नहीं मालूम है तो याद कर लो ये। तो v टू द पावर -3 + 1, अब इसको मैं क्या करूंगा, -k बाहर रखूंगा, और ये v टू द पावर -2 और ये -2, तो क्या -2 बाहर आ गया, तो क्या 1/v का स्क्वायर बच गया। बोलो, अब यहाँ v1 से v2, तब इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या आ गया, k/2, क्या 1/v2² - 1/, अब इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेता हूं, k/v2 का स्क्वायर माइनस k/v1 का स्क्वायर, और 1/2 टाइम्स। अब कितने लोग बोल रहे हैं इसको भी आप और ध्यान से देखो तो सर आप यूज कर सकते हो, जहां v2 का स्क्वायर है वहां पे आप p2 v2 वाला टर्म लिखो। क्यों करूं, दिखाता हूं अभी क्या फायदा है। इससे कोई फायदा हो नहीं रहा है क्योंकि हमें p1 v1 दिया नहीं है, तभी क्या कर रहे हैं हम, k के जगह पे p2 v2 का स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर, अच्छा p2 v2 क्यूब, माइनस p1 v1 का क्यूब अपॉन v1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने से बड़ा सिंपल सा टर्म बन गया सर, p2 v2 माइनस। अब तुरंत दिमाग में चमकना चाहिए इसको देख करके कि अरे यार, अब तो इसको ना हम आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करके प्रेशर वॉल्यूम को गायब ही कर देते, क्योंकि वो तो दिया ही नहीं है। यही स्टेप था जहां पे आपका दिमाग एक्चुअल में यूज करना था आपको, कि आपको मालूम है कि आइडियल गैस के लिए PV = nRT हमेशा वैलिड है। तो यानी P2 V2 को जब मैं बात करूंगा तो nRT2 लिखूंगा, और P1 V1 की बात करूंगा तो nR, क्योंकि मोल तो कांस्टेंट है ना बेटा, क्लोज सिस्टम है। समझ गए, तो यहां पे लिख दो 1/2 टाइम्स P2 V2 की जगह nRT2 माइनस nRT1। तो आंसर क्या आ गया भाई, फाइनल आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर है हमारा W = nRT2 माइनस T1 बाई 2, यही आया ना। बताओ क्या आ रहा है ये, 25/ATM लीटर। चलो इसी में छोड़ देते हैं, बाकी कन्वर्जन जब आएगा तो देख लेंगे। क्लियर है, पूरा समझ में आ गया, कहीं कोई प्रॉब्लम किसी को, तो ये हम लोग हमेशा यूज करेंगे। तो बच्चों देखो, मैंने आपको PV टू द पावर 2 दिया, 3 दिया, ये सारे करवा दिए। अब अगर मान लो जनरल अगर आ जाता PV टू द पावर अल्फा, मान लो ऐसा आता है जहां पे अल्फा की वैल्यू बस इतना लिखा हुआ है कि ये 1 नहीं है, अल्फा इज नॉट 1। समझ रहे हो बात, अल्फा = कांस्टेंट, जबकि अल्फा की वैल्यू एक फिक्स वैल्यू है, इट इज नॉट अ वेरिएबल वैल्यू, बट वो दिया नहीं है। तो क्या इसका W का एक्सप्रेशन आप निकाल सकते हो, कैन यू फिगर आउट, derive the expression of work done for the following polytropic process। अंडरस्टूड है कि ये रिवर्सिबल है बाय डिफॉल्ट। याद है ना, मैंने बताया था कि जब इक्विलिब्रियम में कोई सिस्टम हो तभी उसका प्रेशर एंड टेम्परेचर डिफाइन होता है, अदरवाइज नहीं। यस, derive the work done for the following polytropic process। पॉलीट्रॉपिक, ध्यान रखना, अल्फा नॉट इक्वल टू 1 एंड अल्फा इज अ कांस्टेंट वैल्यू। चलो करो, फॉर एन आइडियल गैस, अंडरस्टूड है, फॉर एन आइडियल गैस, फॉर अ प्रोसेस ऑन एन आइडियल गैस। कहां से जा रहा है बेटा वो, P1 V1 T1 से कहां जा रहा है, P2 V2 T2। ये डायग्राम भी बना लेना, n मोल है, क्लोज सिस्टम है, इतनी सारी चीजें लगी हुई हैं तब जाके आप कर रहे हो। चलो ट्राई,
हाँ जी बच्चों, हो गया। चलो बच्चों, कर लिया? हाँ, आ जाओ देखते हैं। तो देखो क्या आया था भाई, रिलेशन आपका आया पी टू द पावर अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगेन सेम तरीके से भाई हमें तो एक ही फॉर्मूला मालूम है डब्ल्यू निकालने का, वो है माइनस पी इंटू डी, V1 से V2, ये मालूम है ना। तो अब हमें मालूम है कि P कांस्टेंट है नहीं, तो P को वॉल्यूम के टर्म में मैंने ऊपर वाले इक्वेशन से चेंज कर लिया, K बाई V टू द पावर अल्फा, या फिर इसी को K V टू द पावर। अच्छा, एक तो ये देख लिया, एक तो ये कर लिया, दूसरा और क्या कर लिया कि P1 V1 के पावर अल्फा मस्ट बी इक्वल टू P2 V2 के पावर अल्फा, कि जब 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 भी हमें जरूरत लगेगा तो हम इसको यूज कर लेंगे। दैट क्लियर? सो अब ये P के जगह पे मैं क्या यूज करूंगा बेटा, V1 V2, P के जगह पे क्या यूज कर लिया, K V टू द पावर माइनस अल्फा इंटू डी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम प्रेशर को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इधर वॉल्यूम है तो इस साइड भी वॉल्यूम का ही फंक्शन रहना चाहिए। अब क्या इसको इंटीग्रल डालते हैं, माइनस यहाँ पे है, K बाहर निकाल लेते हैं, V टू द पावर माइनस अल्फा dV V1 से V2, अब इंटीग्रेट कर देते हैं, माइनस K होल डिवाइडेड बाई, बताओ क्या आएगा, माइनस अल्फा, यानी 1 माइनस अल्फा यहाँ आ जाएगा, V टू द पावर 1 माइनस अल्फा V1 से V2। एम आई राइट? इधर कर दिया बाहर, चलेगा, ठीक, कोई बात नहीं, है ना। तो अब ये क्या आ गया, माइनस K, ध्यान से देख, चलो ठीक है, अल्फा माइनस 1 कर दिया। अब खुश हो गए तुम लोग, चलो अच्छी बात। तो V टू दी पावर क्या आ गया, V2 टू दी पावर 1 माइनस अल्फा माइनस V1 टू दी पावर। अब इस K को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो काम हर बारी वही कर रहे हैं हम लोग, लेकिन तुम लोग इस बारी थोड़ा ध्यान से देखोगे, K इंटू V2 टू दी पावर 1 माइनस अल्फा माइनस K इंटू V1 टू दी पावर 1 माइनस अल्फा। अब K के जगह पे मैं यूज कर लूंगा
कभी P1 V1 तो कभी P2 V2 टू द पावर अल्फा। यहाँ पे क्या यूज करूं? ऑफ कोर्स V, तो आई यूज एज P2 V2 टू द पावर अल्फा इंटू V2 टू द पावर 1 माइनस अल्फा माइनस P1 V1 टू द पावर अल्फा इंटू V2 टू द पावर V1 टू द पावर 1 माइनस अल्फा। और बाहर क्या है बेटा? 1 अपॉन, इसको सिंप्लीफाई और करो तो क्या आ गया? कितना सिंपल सा आ गया, P2 V2 माइनस P1 V1। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? अरे मोटू लोग, कुछ आ रहा है क्या समझ में? ये आ गया, देखो हर बार तो हम लोग यही कर रहे हैं ना। वो तो मैंने बस आपको ऐसे ही बिना इसको बताए बस दे के चेक करा था कि आप क्या करते हो, थोड़ा लगे रहो, वरना डायरेक्ट में बता देता तो हर बार आप थोड़े आलसी हो जाते, बिना ये प्रोसेस समझे सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगाते। इसके बाद कितने लोग बोल रहे हैं सर अब तो ये एनआरटी के फॉर्म में भी कर लूंगा, nRT2 माइनस nR प्रोवाइडेड मोल इज कांस्टेंट फॉर क्लोज्ड आइडियल गैस सिस्टम। क्योंकि आइडियल गैस नहीं है तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता nRT2 माइनस nRT। तो क्या गया W का वैल्यू? nR डेल्टा T अपॉन अल्फा माइनस 1। तो ध्यान रखना मोल एंड टेम्परेचर के फॉर्म में ये आंसर है और प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में ये। क्वेश्चन देख लेना बेटा, क्या डेटा दिया है उसके हिसाब से अपने डिसीजन लगाना। जैसे मैंने पहले 2-3 प्रॉब्लम में आपको प्रेशर वॉल्यूम में दिया, जो आखिरी क्वेश्चन आपको दिया था घर से लाने के लिए उसमें मैंने वो हटा ही दिया। तो बस यही 2 वेरिएशन है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। आगे समझ में? ये इतना सिंपल है। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन लगाओ, देखते हैं क्या करते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन लगाओ। फाइंड द जी प्यारे बच्चों, फाइंड इधर प्रेशर दे दिया, इस साइड वॉल्यूम दे दिया, प्रेशर दे दिया एटीएम लीटर में, सॉरी एटीएम लीटर में क्या होता है, एटीएम में दे दिया, वॉल्यूम दे दिया आपको लीटर में, और क्या दे दिया? और कुछ डायग्राम बना रहा हूं मैं, ठीक है? बना दूं? बोलो, बहुत मजा आएगा तुम लोग को इसमें। ओ माय गॉड, ये क्या कर रहा हूं मैं? हाँ प्यारे बच्चों, अच्छा चलो छोटे छोटे पहले ना, इकट्ठे दे देंगे तो डर जाओगे, तो थोड़ा छोटा छोटा सा ही, बहुत सिंपल सा, ठीक है? तो जब सिंपल सा देना है तो मैं क्यों सीधा सीधा डायग्राम बनाऊं, फिर तो टेढ़ा बनाता हूं। लग नहीं रहा होगा कि ये 1 2 है, लग रहा होगा 1 1 ही है। मैंने कर दिया ऐसा, मान लो। अब ऐसा नहीं मानोगे तुम लोग, चलो ठीक है, डायग्राम मुझे बदलना पड़ेगा और क्या। कभी तो मानते ही नहीं हो। वैसे ये इंडिपेंडेंट स्केल होते हैं तो मतलब मान लेना चाहिए। अब ठीक है, मान जाओगे। अभी 1 है। नोटंकी बहुत बेटा, ये प्रेशर इन एटीएम और ये 2 डाल दिया, ठीक है? दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, देखना चाहता हूं कि आप क्या करते हो, ठीक है? ऑलराइट एवरीबॉडी, 3 लीटर, ऑफ कोर्स लीटर है, इस साइड में मैंने बोला है कि लीटर में ए और ये बी, ऑफ कोर्स इट इज स्ट्रेट लाइन। साफ साफ दिख रहा होगा, मैंने कर्व बनाया क्या? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही है। फाइंड द वर्क डन फ्रॉम द प्रोसेस ए टू बी, ऐसे लिखा था उसको। फाइंड द वर्क डन फॉर द प्रोसेस ए टू बी, मतलब ए स्टेट से हम बी स्टेट में जा रहे हैं।
अरे ऐसे समझो, अब तक तुम लोगों को क्या कर रहा था, मैं बॉक्स बना रहा था, उसमें आइडियल गैस भर रहा था और P1 V1 लिख रहा था, फिर P2 V2 लिख रहा था, फिर ये कहानी। इस बार ही मैंने उसी चीज को बस आपको ग्राफ के फॉर्म में दे दिया है कहानी भाई, बस मैंने ग्राफ। फाइंड द वर्क डन फॉर द प्रोसेस A to B। और देखो ये मैंने दिखाने की कोशिश करी है कि ये पासिंग थ्रू ओरिजिन ही जा रहा है बच्चों। तो आप समझो मैंने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखा है, अब आपका दिमाग लगाना है और आप बताना है आपको, ठीक है, गो अहेड। अरे बच्चों पहले वाले पॉइंट ए का मैंने दे रखा है आपको कोऑर्डिनेट, बी का मैंने सिर्फ एक दे रखा है यार, अब मुझे सब निकलवा ही लोगे क्या? कुछ तो मैंने आप लोगों को करने के लिए दे रखा है ना, मैं लिख भी दूं क्या आंसर? चलो जल्दी निकालो। शुभम, बिल्कुल कह सकते हो, ये मैं क्यों बताऊं, अब तो मैं सॉल्व कर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ जी बच्चों, कर लिया, जब हो जाए तो हाथ उठा देना, और आंसर मुझे तुम एटीएम लीटर में ही दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। रिपोर्ट योर आंसर इन एटीएम लीटर। हाँ जी, चलें स्टार्ट करें आप। नहीं है अनमोल, यही सब क्वेश्चंस हैं जिनसे ये पता चलता है कि कौन सोचने में अच्छा है, क्योंकि और कुछ इसमें है नहीं, जस्ट वन थिंग कि आपको कनेक्ट करके चीजों को यूज करना पड़ेगा खुद से। यही सारे प्रॉब्लम्स है जिनसे आपके शार्पनेस का मालूम चलता है। ऐसे प्रॉब्लम में गिव अप कर दो इजीली तो समझ में आता है कि कितना सरेंडर करने वाला एटीट्यूड है फिर। चलें स्टार्ट करें।
जीरो आ रहा है। हाँ जी बच्चों, आ जाए, स्टार्ट करें। चलो आ जाओ, देखते हैं। बस बस बातें हो गई। अब ध्यान से सुनो। अभी कितने लोग ये समझ पा रहे हो कि सर ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कितने लोगों को लिखने आता है भाई? स्ट्रेट लाइन पढ़ा दिया है सर ने, मैथ्स में हो गया। 2 पॉइंट मालूम हो तो क्या आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं लिख सकते हो? और एक पॉइंट और अगर स्लोप भी मालूम हो तो नहीं लिख सकते हो क्या? तो ये देखो, पॉइंट मैंने बता दिया, तो क्या होगा? p माइनस 2 y माइनस y1। अरे बोलो रे मोटू। m x माइनस x1। तो p माइनस 2 इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप कितने लोग बोल रहे हो सर? ये 1 है और ये 2 है, और मैंने बोला है कि ये पास कर रहा है ओरिजिन से, तो यही स्लोप हुआ। tan थीटा कितना आ रहा है? 2/1। x माइनस एक्स यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम माइनस 1। अरे बोलो यार, हो गया ये खत्म, इसमें कुछ भी नहीं था। अब हमें p का इक्वेशन मिल गया। p माइनस 2 इज इक्वल टू 2v माइनस 2, सो p इज इक्वल टू, तो देखो अब हमारे पास अगर ये मिल गया है p इज इक्वल टू 2v, तो अब तो हमें बचपन से मालूम ही है इंटीग्रल माइनस p इंटू डी, p का जगह मैं क्या रख दूंगा भाई? 2v इंटू डी। और कहां से कहां तक? 1 लीटर से 2 लीटर, यही तो बोल रहा है ना सर, 1 से 3 तक। अरे यही है ना क्वेश्चन? कितना घटिया सा क्वेश्चन है यार ये। बस जबरदस्ती का तुम लोग इतना टाइम लगा रहे हो। ये क्या आ गया? v²/2। अरे सही बोल रहा हूँ क्या? 1 से 3। अब बताओ, ये -2 और ये 2 खत्म हो गया, -1 रह गया, और 9 - 1 कितना आ गया? ये -8 ATM लीटर। और चलो, ये तो मैंने इसलिए बताया कि आपको अभी तक जिस चीज की आदत पड़ी हुई है। दूसरा तरीका और सिंपल था। कितने लोग समझ गए कि सर इसका एरिया निकाल लेते, वो भी तो आंसर हो जाता, बस नेगेटिव साइन के साथ। कैसे? क्योंकि W की वैल्यू क्या है? -P इंटू डी। प्रेशर इंटू डीवी। प्रेशर 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 ये रहा, डीवी ये रहा, ये छोटा एरिया हो गया। और इसी का इंटीग्रल, हर छोटे 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 एरिया का इंटीग्रल ही तो, इंटीग्रल जब करते हो तो वो बेसिकली छोटे छोटे एरिया को जोड़ते ही हो। तो यहां से लेकर के यहां के बीच में जो एरिया आएगा, उसी का माइनस टाइम ही तो हमें वर्क डन बाई सराउंडिंग मिल रहा है। तो आप क्या लिख लोगे? W बाई गैस इज इक्वल टू एरिया अंडर P वर्सेस V। इंपॉर्टेंट है, कौन सा एरिया? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ऑन वॉल्यूम एक्सिस। क्या मैं बोल रहा हूं सही सही? भाई एरिया इधर वाला भी तो हो सकता है ऑन प्रेशर एक्सिस। तो मुझे ये वर्क डन बाई गैस है, सराउंडिंग बस माइनस टाइम ऑफ दैट एरिया हो जाएगा। अरे बोलो यार, तो आप ऐसे कर लो। तो अब आपको दिख रहा है ये क्या बन रहा है भाई? आप चाहो तो इसको एक ऐसा बना लो, ये ट्रायंगल का एरिया अलग निकाल लो, इसका एरिया अलग निकाल लो। बोलो बच्चों। अरे यार बताओ, समझ में आ रहा है क्या? तो प्लीज अब ये बात लिख लेना कि एरिया अंडर द कर्व भी हमारा वर्क डन होता है ना। तो ये मेथड भी आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब अगला क्वेश्चन देता हूं, चलो। अब एरिया से भी निकल जाएगा ना? कैसे? ये 2 यूनिट था यहां से यहां तक, और ये 3 है, तो डिफरेंस कितना हुआ यहां से यहां का? 2 मल्टीप्लाई बाई हाइट कितना? 2। तो ये वाला एरिया निकल गया। कितना हो गया बेटा? 2 इंटू 2, 4 आ गया। और प्लस ये वाला एरिया निकाल लेना। ये ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल। तो समझ रहे हो क्या होगा? ये इधर से इधर का लेंथ कितना है, और इधर से इधर का लेंथ, वो आप देख लेना यार, 3 रख करके ये वाला इक्वेशन जो निकाले थे। समझ गए? और वैसे भी देखो ना यार, इसके रिस्पेक्ट में डबल हो रहा है ये, और पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो इसका मतलब अगर ये 3 है तो ये पक्का क्या होगा? समझ गए?
तो बस यार हाफ मल्टीप्लाई बाई दिस इंटू दिस, यही होता है ना सर, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, बेस इंटू परपेंडिकुलर, यही होता है ना। तो कर लिया आपने, आ गया आंसर। तो ऐसे करो या इधर से करो, आंसर आपका आ ही जाएगा। अगला क्वेश्चन करो। तो कोई प्रोसेस हो रहा है, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है ये? जहां ए से शुरू होके बी पे गए, बी से सी गए, और सी से डी, और फिर डी से वापस ए पे आ गए, मतलब जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। साइक्लिक प्रोसेस हो गया ना, गोल गोल घूम रहा है बस। अरे समझ में आया? साइक्लिक मतलब ऐसा ही नहीं खाली रिंग स्ट्रक्चर बने तभी साइक्लिक हुआ। साइक्लिक मतलब क्लोज लूप बन रहा हो, जहां से चले वहीं पे फाइनली आ गए, तो उसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। हाँ बिल्कुल, ए में हम चले थे, ए से वापस ए पे आ गए। अरे आ रहा है क्या समझ में? तो फॉर दिस साइक्लिक प्रोसेस कैन यू कैलकुलेट W फ्रॉम A to B, W फ्रॉम B to C, W फ्रॉम C to D, W फ्रॉम D to A एंड W साइक्लिक प्रोसेस। चलिए बच्चों जल्दी जल्दी निकालिए फटाफट। जब मैं W बोल रहा हूं तो अंडरस्टूड है। हाँ समझ गए तुम लोग, समझदार तो हुई। जल्दी जल्दी करो तो। हाँ हाँ जी प्यारे बच्चों, हो गया। चलो पहले वाला कितने लोगों का आ गया हाथ उठाओ। पहला कितने लोगों का आ गया? चलो और ठीक है, खत्म करते हैं इसका आंसर। कितने लोगों ने इसको 0 मार्क किया? हाथ उठाओ। WA to B 0 होगा। कितने लोगों का ये आंसर आया? हाथ उठाओ।
अरे बाबा, W इज इक्वल टू होता क्या है, इंटीग्रल ऑफ पी डीवी। कितने लोग बोल रहे हैं सर ए से बी तक एकदम वर्टिकल लाइन है, कहीं वॉल्यूम में चेंजिंग ही नहीं, हर जगह 2 यूनिट ही है वो। तो जब वॉल्यूम ही कांस्टेंट हो गया तो डीवी ही 0 हो गया, और डीवी 0 हो गया तो खेल ही खत्म, 0 आ गया। मतलब ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, देखो ना, वॉल्यूम कांस्टेंट और आइसोकोरिक प्रोसेस में जब वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है तो प्रेशर चेंज होकर ही क्या कर लेगा। इट इज जस्ट लाइक कि भाई मैं फोर्स तो लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, मतलब दीवार को धक्का मार रहा हूं, कोई वर्क होगा क्या धक्का मारने से? नहीं। जब तक वो डिस्प्लेस नहीं हुआ तब तक कोई मतलब है ही नहीं। समझ गए ना, वॉल्यूम में एक्सपेंशन कंप्रेशन हो ही ना तो वर्क कैसा, एक्सपेंशन कंप्रेशन वाला ही तो वर्क मैं पूछ रहा हूं। अरे समझ में आ गया? तो बस यार अब जल्दी जल्दी खत्म करो इसको, जल्दी खत्म करो, अब आसान है, बस उसी में अटक गए होगे, पता नहीं क्या हो रहा है। आइसोकोरिक लिख लेना, वॉल्यूम कांस्टेंट। हाँ जी, कोरिक। चलिए हो गया, आगे बढ़े। कितने लोगों ने कर लिया हाथ उठाओ। अच्छा, जैसे कितने लोग समझ पा रहे हो ए टू बी है वैसे ही सी टू डी भी है ना। अच्छा, बी टू सी का आंसर कितना आया, माइनस टाइम ऑफ। ध्यान से समझो, इधर से इधर जा रहा हूं मैं, तो देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, अरे देखो ना यार, और एक्सपेंशन हो रहा हो तो वर्क डन का साइन कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि सराउंडिंग तो हमेशा ऐसे प्रेशर लगाता है ना, अगर एक्सपेंशन होगा तो अपोजिट हो गया ना, तो वो नेगेटिव होगा, और कंप्रेशन हो जाए तो ये भी कहीं लिख लोगे। इन केस ऑफ एक्सपेंशन वर्क डन और वर्क डन बाय सराउंडिंग इज नेगेटिव, ये साइन कन्वेंशन है ना। इन केस ऑफ एक्सपेंशन द वर्क डन और वर्क डन बाय सराउंडिंग इज नेगेटिव, और कंप्रेशन के केस में क्या होगा, पॉजिटिव ना, क्योंकि उसमें देखो आप फोर्स भी ऐसे ही लगा रहे हो और ये कंप्रेस हो रहा है तो नीचे भी आ रहा है, तो सेम डायरेक्शन में मोशन भी हो रहा है, तो इस वजह से आ गया बात समझ में। चलो, तो ये तो हो गया माइनस टाइम ऑफ दिस एरिया। देखो एक्सपेंशन हो रहा था, मैं सिर्फ एरिया निकालूंगा, दिमाग ज्यादा नहीं कुछ करना है। तो एरिया कितना हो गया भाई, 5 यूनिट ऊपर का ये प्रेशर है, और एरिया यहां से यहां तक का निकालना है, तो 4 - 2 2, तो ये एरिया कितना आ जाएगा, तो -10 ATM लीटर। कितने लोग करेक्ट हुआ याद तो? देखो डबल काम मत करो, अगर तुमने बोला है कि -PdV है तो यहीं से करो फिर। तो प्रेशर का वैल्यू कितना है, बोलो ना, 5 है, और dV का वैल्यू कितना है, V2 - V1। V2 कितना है इस केस में, 4 माइनस ये, तो लगाओ, और प्रेशर कितना था, कांस्टेंट ही था, 5 था, सॉरी 4 - 2, और 5 बाहर लगा दो तो प्रेशर कांस्टेंट ही है, तो कितना आ गया ये। तो दोनों तरह क्यों कर रहे हो, या तो दिमाग में ये लेके आओ कि मुझे एरिया निकालना है और एरिया का कोई साइन नहीं लिखते हैं हम, एरिया को साइन के साथ मत लिखो, एरिया को सिंपली एरिया ही समझो। तो 10 यूनिट हमारा एरिया आ गया, प्रॉब्लम क्या है, वो प्लस होगा या माइनस, वो कैसे डिसाइड कर ले हम, एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन। या तो वैसे देखो, और नहीं तो पूरा बेसिक से करो, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इधर से किया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार। तो नहीं तो डबल नेगेटिव क्यों डालोगे फिर, एक अंडरस्टूड वाले सेंस से लगाओ और एक साइन भी ले लो, ये क्या है। हाँ जी, D2A में कितने लोग बोल रहे हैं वर्क डन ऑटोमेटिकली,
और नहीं आपको समझ में आता है तो आप वही माइनस टाइम ऑफ पी डीवी करो। बेटा बताओ यहां से यहां तक प्रेशर कांस्टेंट है ना, कितना है 2, तो 2 है तो 2 ये माइनस 2 बाहर आ जाएगा। और डीवी कितना है इस बारी, फाइनल 2 है, इनिशियल अरे बोलो यार, तो 2 - 4 तो कितना आ गया। और नहीं तो ऐसे देख लो, ये वाला एरिया देख लो और कंप्रेशन हो रहा है, देखो ना भाई, डी से ए गया 4 लीटर से 2 लीटर गया तो कंप्रेशन हो रहा है, तो ऐसे आ जाएगा। समझ में आया। तो दोनों में से कोई एक चीज कर लो, या तो आप वैल्यू लिख लिख करके सोचो, और अच्छा ये रहेगा कि सेंसेस भी डेवलप करो ना कंप्रेशन हो रहा है, क्योंकि क्रॉस चेक करने में काम आएगा वो बहुत। कभी आप मान लो मिस्टेक कर रहे हो गलती से, तो ऐसे चेक करने के काम आ जाएगा। ठीक है, हो गया, चले आगे बढ़े। आ जाओ देखते हैं, अगला प्रॉब्लम देता हूं मैं। साइक्लिक कैसे जीरो हो जाएगा भाई, अरे ए टू बी 0 था, ये टू ये -10, यहां से यहां इतना, डी टू ए कितना आ गया +4, तो टोटल ऐड कर लो माइनस, बोलो ना, ये आ गया फाइनल आंसर। 0 क्यों होगा भाई, तुम जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, इसका मतलब वर्डन 0 हो जाएगा नहीं, ये प्रोसेस हमें साफ दिखा रहा है। साइक्लिक का 0 हो भी सकता है, नहीं 0 कब होता, जब पाथ पूरा रिट्रेस करके आता, जैसे ए से बी गया, बी से सी से डी और यहीं से वापस आ जाता, रिट्रेस करता तब 0 हो जाता। पाथ रिट्रेस कहाँ किया, वो तो कहीं और से चला आया वो। अरे बच्चों बोलो, क्लियर है। अगला करें, कितने लोगों का चारों करेक्ट हुआ, ये हाथ उठाओ। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। हाँ जी प्यारे बच्चों, कितने लोग ये जानते हैं कि एलिप्स का एरिया कैसे निकालते हैं, हाथ उठाओ। नहीं मालूम है, स्पेलिंग क्या होता है भाई एलिप्स का, ELLI। चलो मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ, ऑनलाइन वालों ये बात ध्यान रखना, ये बच्चों ने बताया स्पेलिंग, ठीक। तो एलिप्स, ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये एलिप्स ऐसे ही कुछ बनता है, इसमें एक एक्सिस होती है मेजर एक्सिस और एक होती है, बच्चों ने पढ़ा है ये सब चीज, कोई बात नहीं। इसका लेंथ अगर ए है और इसका लेंथ अगर बी है, तो इसका एरिया होता है पाई इंटू ए इंटू बी। बहुत बढ़िया, किसने बताया भाई चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कहीं से बताया, पाई इंटू ए इंटू बी। अब आप सोचो ना, ये दोनों अगर सेम हो जाए लेंथ के तो ये सर्कल बन जाता है, तो पाई इंटू ए भी आर हो गया, बी भी आर हो गया, तो पाई। तो ये लिख लो पहले, क्योंकि इस पे मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ आपको अभी, आपकी जिंदगी थोड़ी टेंशन में आने वाली। चलो करो, आ चुकी है बोल रहा है दिक्कत। वैसे मैंने गलत बता दिया आपको, अगर ध्यान से देखो तो गलत नहीं है। हाँ वही तो तुम लोग बोल ही नहीं रहे कुछ। नहीं, पाई ए बी बाई 4, या तो दूसरा तरीका क्या है, आप ए एंड बी को यहाँ सेंटर से ही देख लो बस, तो सही हो जाएगा। अरे बोलो यार, तो डायमीटर है तो यहाँ पे 4 कर लो, अब सही है। नहीं मैंने एकदम सही बताया पाई ए बी, अरे समझ गए ना यार तुम लोग, क्या बोल रहा हूँ मैं, अब सही है ना। जहाँ पे मैंने एंड टू एंड लेंथ ए बताया है, अगर आपको लेंथ ऐसे दिए हो, सेंटर से इधर और सेंटर से ये वाला, तब आप पाई ए बी कर सकते हो। अगर ये बी हो ये ए हो तो पाई ए बी होगा। इस बारी क्या दे दिया मैंने, एंड टू एंड। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन दो, चलो बच्चों। हाँ जी बच्चों, करें। तो देखो, एक मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सा सर्कल बनाया है, जिसमें ये वाला डायमेंशन मैंने दे दिया है, और ऐसे डायरेक्शन दे दिया है।
नहीं, थोड़ा सा मेरा मन नहीं कर रहा है ऐसे देने का, मैंने ऐसे ऐसे कर दिया है। समझ गए? इस साइड प्रेशर है और इस साइड वॉल्यूम है। ये सारे पॉइंट्स मैं दे रहा हूं। ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता जा रहा हूं मैं। ध्यान से देखो, ये पॉइंट्स लिख दे रहा हूं मैं ना, मैं चेक करना चाह रहा हूं आप कितना गलत कर सकते हो। ठीक है, ये ए बी हो गया और ये सी एंड ये डी हो गया, ए बी सी डी। इतना नहीं करूं क्या? चलो इतना कर सकते हैं। पॉइंट्स ए बी सी डी। आई एम आस्किंग फाइंड डब्ल्यू। कम ऑन एवरीबॉडी, फाइंड डब्ल्यू। फाइंड ए बी डब्ल्यू फॉर द साइक्लिक प्रोसेस। फाइंड डब्ल्यू फॉर द साइक्लिक प्रोसेस। अरे अब बताओ, ये सर्कल बना दिया, एबीसीडी पॉइंट लिखने का कोई मतलब रह गया क्या? नहीं रह गया भाई, कहीं से भी स्टार्ट किया वहीं पहुंच गया। तो पूरे साइक्लिक प्रोसेस में ओवरऑल वर्क डन कितना हो रहा है वो बताओ। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। देखो, जीरो आंसर आप दे रहे हो तो मैं सरप्राइज नहीं हो रहा हूं, बल्कि मुझे समझ में आ रहा है कि आप बिल्कुल नहीं सोचते हो प्रॉब्लम, सिर्फ तुक्का लगाते हो या फिर चीजें मालूम हो पहले से तो चिल्लाते हो। जब सोचने वाली बात आए तो मैं बोलता हूँ कि सोच के आंसर करो, इंपॉर्टेंट है। हाँ जी बच्चों, आपके ऑप्शन में दे दूं? ऑप्शन ए। अच्छा ये बताओ, पहले तो ना साइन डिसाइड कर लेते हैं, ओवरऑल पॉजिटिव आएगा कि नहीं, मतलब एरिया के साथ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। आओ थोड़ा ध्यान से सोच करके, जल्दीबाजी में आंसर नहीं। आओ पिछले वाले एग्जांपल से ही कोरिलेट करते हैं। तो मैंने बोला था ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में जा रहे थे हम लोग, है ना। और हमने बोला था कि बच्चा W इज इक्वल टू माइनस PdV होता है, मतलब एरिया का नेगेटिव टाइम्स। ये सुनो, तभी कितने लोग बोल रहे हैं कि ये एक्सपेंशन हुआ था तो यहाँ पे लार्ज नेगेटिव वैल्यू आई थी एक वॉल्यूम एक्सिस पे, ये पूरा पूरा। अरे बोलो यार, इधर से यहाँ जाने पे जीरो आया था, यहाँ जाने पे भी जीरो आया था, ये वैल्यू लार्ज नेगेटिव, मतलब इसको नेगेटिव 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 नेगेटिव। लेकिन जब हम वापस आ रहे थे यहाँ से यहाँ, तो कितने लोग कह रहे हैं कि इधर से इधर ये छोटा वाला एरिया जिसको क्रॉस 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 बोल रहा हूं, ये किस साइन से आया था? पॉजिटिव। लार्ज नेगेटिव और स्मॉल पॉजिटिव का सम इज अ नेगेटिव वैल्यू। ये सुनो, क्या समझ में आया कि जब कभी भी आप क्लॉकवाइज कर रहे हो साइक्लिक प्रोसेस, क्लॉकवाइज, तो ओवरऑल वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव। क्योंकि सोचो ना यार, एरिया तो पॉजिटिव ही आ रहा है ना, ओवरऑल एरिया देखो ना, इधर से इधर पॉजिटिव आया और इस साइड देखो तो नेगेटिव एरिया आ रहा है। बेसिकली V2 माइनस V1 ये कम हो गया ना।
और नहीं तो मैं ऐसे बोल दूंगा, देखो यार एक एक स्टेप में ब्रेक कर लो, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लो। कहां से कहां तक? ये पॉइंट से यहां एक बारी सोचो और एक बारी यहां से यहां सोचो। तो यहां से यहां इज अ पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू, तो कंप्रेशन हो रहा है, देखो ना। तो कैसा वैल्यू हो गया वो? कंप्रेशन में W पॉजिटिव हो गया, लार्ज पॉजिटिव और स्मॉल पॉजिटिव। तो मैंने कोई वैल्यू ले लिया, मान लो 100 ले लिया, और इधर से इधर क्या हो रहा है? एक्सपेंशन। तो कितने लोग कह रहे हैं इसका एरिया तो बस नीचे वाला ही होगा ना सर, और ऊपर वाले का एरिया तो पूरा पूरा होगा ना, ऊपर से नीचे तक। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो इसका मतलब कि छोटा सा नेगेटिव वैल्यू, तो मान लो 50 ले लिया, तो ओवरऑल आंसर तो प्लस ही आ रहा है ना। तो भाई एरिया निकालो, पॉजिटिव साइन के साथ लगा दो, तो एरिया निकालना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज हो तो वर्क डन इज पॉजिटिव फॉर साइक्लिक प्रोसेस। पूरा पूरा देखो, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, और क्लॉकवाइज जा रहा हो तो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इज नेगेटिव। ये भी लिख लो, लिख लो, ये सब दिमाग में नोट करते चलो ये सब चीजें। इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, if the cyclic process is in case of cyclic process ही मैं बता रहा हूँ, if the cyclic process in that only, right, if the cyclic process is taking place in clockwise sense, clockwise, then W by surrounding will be negative। अभी मैं W by surrounding ही बोल रहा हूँ। clockwise में W surrounding is positive, एंटी क्लॉकवाइज में W surrounding is बस। और नहीं तो मैंने बोला है अपना सेंस लगाओ और आंसर करो। अरे ठीक है, तो अब बताओ, एरिया निकालने जा रहा हूं। देखो अब आंसर देखो ध्यान से। कुछ बच्चे क्या बोलते हैं कि ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें पॉजिटिव होगा। हाँ तो लिख लो यार, वही जो मैंने बोला था पहले, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होगा W सराउंडिंग और क्लॉकवाइज में नेगेटिव। ठीक है, ये करेक्ट कर लो अगर मैंने गलत करा दिया, माय बैड। अरे हो गया। और मैं बोलूंगा कि स्टेटमेंट रटने से अच्छा है कि अपना दिमाग लगाइए और आंसर निकालिए। चले आगे बढ़े। हाँ, अब ऑप्शन ए पे आता हूं मैं। ऑप्शन ए में ऐसे देने जा रहा हूं क्योंकि भाई ये तो देखो, देखने में तो सर्कल ही लग रहा है। तो इसका रेडियस कितना होगा? b माइनस ए बाई 2। तो आंसर में लिखने जा रहा हूं पाई इंटू बी माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर। ये पहला लिखने जा रहा हूं, क्या ये करेक्ट है? दूसरा लिखने जा रहा हूं पाई इंटू डी माइनस सी बाई 2 का होल स्क्वायर। क्या ये करेक्ट है? सी लिखने जा रहा हूं पाई इंटू बी माइनस ए बाई 2 मल्टीप्लाई बाई डी माइनस सी बाई 2। अब बताओ क्या ये भी करेक्ट है? और ऑल ऑफ द एबव लिखने जा रहा हूं, कौन सा करेक्ट है? आप सभी लोग इस पे टिक करोगे। और प्यारे बच्चों, सभी का एक लाइन से गलत है। करेक्ट आंसर इज ओनली सी। हाँ सर्कल है, मैं बोल रहा हूं, अभी भी मैं बोल रहा हूं सर्कल है। लेकिन एक बात बताओ बच्चों, जब आप वर्क निकालते हो तो उसमें डायमेंशन, प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों का आना चाहिए। अरे बोलो, आप अगर वॉल्यूम एक्सिस को ले रहे हो तो आप समझ रहे हो ना क्या गड़बड़ी कर रहे हो। यूनिट में सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम यानी लीटर का स्क्वायर आ जा रहा है, और सिर्फ इधर ले रहे हो तो वो एटीएम का स्क्वायर आ जा रहा है। वो कौन सा आंसर है भाई? एटीएम लीटर होता है। इसलिए हमेशा आदत बना लो। एक और चीज बता रहा हूं, वाई एक्सिस की चीजें एक्स एक्सिस से इंडिपेंडेंट होती हैं जब इनकी हम ग्रेडिंग कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है, जैसे एक बच्चे ने बोला ना कि अगर यहाँ पे इतने पे 1 दिखा रहा हूं तो जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पे इतने पे ही 1 दिखाऊं, यहाँ पे मैं 10 भी लिख सकता हूं। कैलिब्रेशन करने के लिए आई एम फ्री। तो कोई चीज अगर हम एकदम आइडेंटिकल 1 2 3 4 ले जाते तो शायद वो इलिप्स बन रहा होता, बट मैंने उसके डायमेंशन को ही कंप्रेस कर दिया। तो आपको इल्यूजन में सर्कल दिख रहा होगा, रियलिटी में वो सर्कल है नहीं, मैंने ऐसा बना दिया है आपको। तो कैलिब्रेशन जो मैं इधर करूंगा ना, इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं, तो इस वजह से मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो हमेशा गलती ना हो, इसलिए इधर और इधर दोनों का टर्मिनोलॉजी लेकर के ही आपको करना होगा, अदरवाइज आप गलत कर जाओगे। समझ गए बात? ये बढ़िया से ध्यान में रहना चाहिए आपके, कभी दोबारा गलती नहीं होना चाहिए। सर्कल भी आ जाए, कंफर्म दिख रहा हो तो भी आप दोनों तरफ का लोगे, क्योंकि यूनिट ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है। पहला एंड दूसरा डायमेंशनली इनकरेक्ट है,
इसमें सिर्फ वॉल्यूम का आया है बी महीने से, और इसमें सिर्फ प्रेशर का आया है, इसमें प्रेशर वॉल्यूम दोनों आया। समझ में आया? तो देखो सिर्फ मैथमेटिक्स से काम नहीं चलेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, चले आगे बढ़े अब। तो चलो बच्चों, हमने वर्क डन इतने सारे प्रोसेसेस से निकालना सीख लिया है ना। और एक प्रॉब्लम दूं मैं? एक और प्रॉब्लम दूंगा ग्राफ में, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये सारे आपके रेंज में है, बस आपको दिमाग लगाना है, कुछ नहीं करना है। ये समझ लो बच्चों, अगर मेरे डायग्राम में कोई गलती हो तो आप समझ लो कि ये स्ट्रेट लाइन ही है। और इस साइड बच्चों मैंने क्या ले रखा है, इस साइड क्या ले रखा है, ये तो गेम कर दिया मैंने तुम्हें। अरे बच्चों रिलैक्स। समझ गए? कुछ पता चल रहा है मैं क्या खेल रहा हूँ तुम्हारे साथ? हाँ जी, स्ट्रेट लाइन है, ये वाला तो स्ट्रेट लाइन है, और ये भी स्ट्रेट लाइन है। है ग्राफ बना दिया तो क्यों प्रोसेस बताऊं? वो अपने से दिमाग लगाओ, कौन सा प्रोसेस आ रहा है। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि मुझे क्या और डेटा देना है कि आप आंसर तक पहुंच जाओ। मुझे सोचने दो, डिस्टर्ब मत करो तुम लोग। फाइंड WA to B। बच्चों ये ध्यान रखना ना, ये एरो बताना जरूरी है कि किधर से किधर, क्योंकि A to B and B to E इज नॉट सेम। अरे अभी आपने देखा, एक तरफ पॉजिटिव हो जाता है, दूसरी तरफ। फिलहाल यहाँ के लिए कुछ और हो रहा होगा, लेकिन मैं ऐसे जनरल बता रहा हूँ।
हाँ जी, देखिए बच्चों, इससे क्या ही समझ में आएगा तुम लोगों को। हाँ देखो, ये सारा प्रोसेस मैंने दिया है फॉर 1 मोल ऑफ हीलियम। दिस होल प्रोसेस is given for 1 mole of helium, na 1 mole of helium, ओके चलो। और मैंने यहाँ पे बी पॉइंट का टेम्परेचर भी आपको दे दिया है 300 केल्विन। पॉइंट बी का बाबा, फाइंड WAB WBC। क्या ये उठा हुआ है? व्हाट डू यू मीन? ये लो, ए यहाँ लगा दिया, खुश हो गए? ओहो, बिल्कुल तुम लोग क्या निकालना है? WABBC। क्या बात कर रहे हो यार? देखते हैं कौन सही निकाल। अरे बस यार, मैं तुम लोग के ना दिमाग के साथ खेल रहा हूँ। कंसेप्ट उतना ही है जितना पिछले क्लास में पढ़ाया था। अभी बस ये है कि तुम लोग उससे निकल जा रहे हो या नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। चलें भाई, स्टार्ट करें। कुछ बताऊंगा नहीं, मैं चेक करूंगा, देखूंगा भी नहीं, चेक करेंगे।
एनर्जी हाँ जी प्यारे बच्चों, चलें स्टार्ट करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, ध्यान से अगर आप देखो। फिर से मैंने आपको A to B का तो आंसर तुरंत देना था। कितने लोगों ने किया? 0 हाथ उठाओ। ओबेरॉय क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम्हारा ध्यान है इधर? बिल्कुल भी। कहाँ ध्यान है? कहाँ ध्यान है बताओ? अभी जब मैं इधर डिस्कस कर रहा हूँ तो तुम्हें इधर देखना है या उधर नीचे देखना है? जब टाइम दे रहा हूँ उस टाइम पे सॉल्व करो, उसके बाद इधर ध्यान दो। A to B, यहां से यहां ध्यान से देखो, पूरा वॉल्यूम कांस्टेंट है ना बेटा? वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक हो गया तो P इंटू डीवी, यही 0 हो गया तो खत्म हो गया कहानी। तो पहला तो 0। अब सारा मामला B to C का है बस। अच्छा B to C कितने लोग बोल रहे हैं? साफ साफ देखने से समझ में आ रहा है सर, अगर मैं लगा दूं कौन सा कंसेप्ट, वही स्ट्रेट लाइन का, y माइनस y1 t माइनस t1 300 इज इक्वल टू, बोलो हाँ, स्लोप, स्लोप कितना है? हाँ अभी मैं क्या करूं, एंगल को लेके चलूं या नहीं चलूं? क्योंकि देखो स्लोप लेने में प्रॉब्लम किस चीज का है? क्या करें फिर बताओ? आपको नहीं लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही गलत हो गया ये? सबसे लगे पड़े हैं पता नहीं क्या, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करके बताना चाहिए। ध्यान से देखो, अगर आप इसको 45 डिग्री मानते हो, चलो आई अंडरस्टूड कि यार ठीक है ये दोनों का, अब मतलब ये 45 डिग्री का मतलब इस लाइन का स्लोप तो 1 है, यही है इसका मतलब। तो अगर मैं वो मान के चलूं तो दैट इज इक्वल टू 1 इंटू v माइनस 10। आप समझ रहे हो? यहाँ पे स्लोप में आखिर में लिखूं क्या, यहाँ पे यूनिट क्या लिखूं? क्योंकि कायदे से आप देखो तो करंट सिचुएशन में अगर ये 1 आ रहा है तो 300/2 लीटर आ रहा है इधर स्लोप में। नहीं 1, आप नहीं समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो स्लोप है ये 1 लिख दिया, ये बिना यूनिट का हो गया। ऐसे तो आप टेम्परेचर को वॉल्यूम के साथ जोड़ घटा दे रहे हो। का अलाउड है क्या ऐसा? नहीं ना भाई, हम तो सेम ही चीज जोड़ते और घटाते हैं ना। इसका मतलब कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। ये 1 के बजाय यहाँ पे हमें कुछ तो लिखना चाहिए। क्या लिखूं मैं? या तो एंगल हटा दूं, लेकिन अगर एंगल हटा दिया, ये बताओ अगर एंगल हटा दूं तब तो काम चल जाएगा। किसको?
अरे बाबा अगर मैं एंगल हटा दूं तब सब कुछ सही हो गया। देखो एंगल अगर हटा दूं तब सब कुछ सही हो गया। अरे बोलो यार, चेक करो ना, एंगल हटा देने से हमें क्लियर कट मालूम है कि भाई यहाँ पे जो भी आएगा मैं पूरा पूरा लिखूंगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका स्लोप क्या होगा भाई, इसका स्लोप क्या होगा, यही है ना स्ट्रेट लाइन, तो इसका स्लोप क्या आ रहा है भाई, तो दिस अपॉन दिस, तो पूरा लिखना पड़ेगा 300 केल्विन अपॉन, अब ठीक है ना। क्यों नहीं T माइनस 300 होगा, ये वाले पॉइंट की मैं बात कर रहा था, बस इस वाले पॉइंट की, इस वाले लाइन की मैं बात कर रहा था, द लाइन विच इज B to C, क्योंकि A to B का तो कहानी खत्म हो ही चुका है यार, अब चलेगा ये। अब अगर आप ध्यान से देखो तो अभी भी कुछ तो गड़बड़ हो रहा है कि सही हो रहा है सब कुछ। अब आप टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का आ गया है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि टेम्परेचर वॉल्यूम से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें प्रेशर को लेके आना पड़ेगा। तो प्रेशर को लाने के लिए हमें PV इज इक्वल टू, तो हम टेम्परेचर वाले टर्म को गायब कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ किसके फॉर्म में, प्रेशर के फॉर्म। तो देखो तरीका यही है जो मैंने अभी आपको समझाया कि एक तो एंगल नहीं देना चाहिए था, वो मेरी गलती हो गई, एंगल जबरदस्ती का दे दिया मैंने, उसको देना नहीं। दूसरा चीज ये कि कभी भी आपको जो भी एग्जिस्टिंग पैरामीटर्स दिए हुए हैं उनसे आप सिर्फ उन्हीं दोनों वेरिएबल्स में निकाल सकते हो। आपको जैसा चीज चाहिए उसके लिए आप PV इज इक्वल टू nRT आइडियल गैस का इक्वेशन करके जिस वेरिएबल को आपको हटाना है, जिसको रखना है रख लो। जैसे हमें वर्क निकालना है तो हमें टेम्परेचर का कोई यूज, तो मैं टेम्परेचर की जगह पे क्या लिखूंगा, PV अपॉन nR, तो मैं उठा के यहाँ पे रख दूंगा। समझ गए। अब हमारे पास क्या आ गया, प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन मोल कितना था बेटा, हाँ जो भी है, मैं इसको अभी NR ही रहने दे रहा हूँ, -300 इज इक्वल टू 300/2, ये ध्यान रखना ये यूनिट के साथ, और वॉल्यूम -10। अब देखो ये इक्वेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा बन रहा है, V को इधर लेके जाऊंगा, देखो ना कितना कॉम्प्लिकेटेड बन गया। अब उसके बाद इंटीग्रेट करके आंसर निकाल दूंगा भाई, इंटीग्रल ऑफ P इंटू DV, यही तो करना है ना, W के लिए माइनस टाइम डाल करके। अब इस प्रेशर के जगह पे P को छोड़ के बाकी सबको उधर लेके आओ, बन गया यहाँ पे। अब उसके बाद इंटीग्रेट करके हम आंसर निकालेंगे, लेकिन मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड चाह नहीं रहा था जितना ये बन गया, मुझे तो आपको बस दिखाना था यहाँ पे। नहीं बेटा, T/V तो बिल्कुल तभी बोल सकते हो ना जब वो कहाँ से पास कर रहा हो, ओरिजिन से पास कर रहा हो। नहीं वो तो मैंने दे रखा है, इसलिए तो मैं बोल रहा था कि अगर मैंने यहाँ दे रखा है इसको तो इस डेटा का कोई मतलब नहीं बन रहा है ना। अगर मैंने ये पॉइंट ही दे दिया है तो इस डेटा का क्या मतलब है, तो फिर वो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो एक काम करो, ये पॉइंट में हटा करके काट दो, वो जो पुराना क्वेश्चन है उसको काट दो, पूरे काट दो, नहीं तो दिमाग में फालतू में कंफ्यूजन जाएगा। अभी एक काम करो, इसको रीफ्रेम करते हैं, ठीक है, बिल्कुल कट कर दो, सब क्लमजी हो गया बिल्कुल। आ रहा हूँ स्लोप तो कांस्टेंट है, बट स्लोप इज नॉट T/V। हु टोल्ड यू स्लोप की हमेशा T/V होता है। जब भी कोई स्ट्रेट लाइन हो, ऐसे बनाऊं या ऐसे बनाऊं या ऐसे बनाऊं, हर बार y/x होता है क्या स्लोप? y/x कब होता है स्लोप? व्हेन समथिंग इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, तभी ना स्लोप y/x होगा। तो मैंने वहां डबल गलती कर दिया था, एक पॉइंट भी दे दिया मैंने आपको, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक तरफ से स्लोप निकाल रहे हो कुछ आ रहा है और एक तरफ से हमारा, तो उसकी वजह से गड़बड़ हो रहा था। तो अभी हम उस क्वेश्चन को डिस्कार्ड करते हैं, इसको हटा देते हैं फिलहाल, अभी इसको दिमाग में मत लेके, है ना। मैं बेसिकली देखो मेरा पर्पस क्या था वो क्वेश्चन से, कि आप ये समझो कि अगर किसी और वेरिएबल में भी दिया हो तो आप प्रेशर एंड वॉल्यूम में कैसे आओगे, बस इतना ही सिखाना चाह रहा था। डेटा गलत सेट हो गया मेरे से, ये चिल्लाते रहते हो ना, ये सर वो सर, उसी में गड़बड़ हो गया। चलो कोई बात नहीं, होता है ये कभी कभी, ठीक है कोई नहीं। अभी क्लियर हो गया ना प्रॉब्लम क्या आ रहा है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। तो अब मैं उसको ग्राफ के बजाय थ्योरेटिकल वाले से दे देता हूँ, खत्म हो जाएगा वो।
Find the work done for the process T into V square is equal to constant. For the process, कोई बात नहीं बेटा. Find the work done for the process T into V square is equal to constant for, ध्यान से, 2 mole of an ideal gas. Initial temperature T1 is given as 100 Kelvin, या एक काम करो इसको 300 Kelvin कर लो, and final temperature is given as 500 Kelvin. मोल 2 मोल है, क्लोज सिस्टम है. क्लोज सिस्टम कौन सा प्रोसेस फॉलो कर रहा है? जहां पे T इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है. अब इसके केस में आप W निकालो, यही आपको करना है. चलो जल्दी करो. हाँ जी बच्चों, हो गया. चलो यार जल्दी खत्म करो. फिफ्टी 300, टेम्परेचर 300 है. इनिशियल 300 है, फाइनल ये है. बच्चों जल्दी करो यार. चलो बच्चों स्टार्ट करें अब.
चलो कितने लोग का हो गया भाई, याद तो सिंपल था, क्या था बताओ, T इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब मुझे बताओ बच्चों, क्या आपको T से कोई फायदा है क्या? क्योंकि W निकालने के लिए तो आपको इंटीग्रल PdV करना है, आपको प्रेशर के टर्म में इसको गायब करना है, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो काम का है हमारे, टेम्परेचर किसी काम का नहीं है। तो इसको क्या करेंगे हम, आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे, PV इज इक्वल टू, तो यहाँ से क्या लिख लूंगा मैं, जल्दी बताओ, T के जगह पे क्या यूज कर लूंगा, PV अपॉन NR। अच्छा क्लोज सिस्टम है ना, तो PV टू द पावर 3 अपॉन NR इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो कितने लोग कह रहे हैं कि भाई ये PV टू द पावर 3 इज इक्वल टू न्यू कांस्टेंट हो जाएगा, कोई सम कांस्टेंट डबल डैश या डैश हो जाएगा, बोलो। अरे यार ये इधर जाएगा, ये तो मल्टीप्लिकेशन भी तो एक कांस्टेंट ही है। तो मैंने क्या बोल दिया, PV टू द पावर 3 इज इक्वल टू अ कांस्टेंट वैल्यू। इसी को मैं लिखना चाहूं तो P1 V1 के पावर 3, P2 V2 के पावर। अब यार मैंने अभी आपको डिराइव करवाया था कि PV टू द पावर अल्फा का W कितना आता है, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 3 माइनस 1। क्या आपको याद है? हाँ पुराना वाला चीज देखो। और या फिर अच्छा मैंने क्या प्रेशर वॉल्यूम दिया है कि मोल दिया है, टेम्परेचर दिया है? तो बस इसको मैं क्या करूंगा, NR T2 माइनस NR अपॉन 2। तो कितना आ गया, मोल कितना है? अब देखो यहाँ पे R का यूनिट रख दो सीधा सीधा ना, आंसर जिस भी यूनिट में चाहिए। तो मैं क्या कर दूं, 2 इंटू R ही रहने दो अभी, T2 माइनस T1 कितना आ गया, 200 अपॉन 2। तो कितना आ गया, 200 R। यही फाइनल आंसर हो गया बच्चों। डिपेंड करता है कि आपको अगर आंसर कैलोरी में रिपोर्ट करना है, इन कैलोरी R इज इक्वल टू 2, तो उस केस में क्या आएगा, W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देख लो यार कितना आ जाएगा, 200 इंटू 2 400 कैलोरी आ जाएगा। अगर इन आपको जूल चाहिए तो यूज R की वैल्यू 8.314, बोलो। तो W कितना आ गया उस जूल में, तो 200 इंटू 8.314। अगर आपको इन ATM लीटर चाहिए तो यूज R का वैल्यू कितना, 0.0821। अरे समझ में आ रहा है? तो आप W का वैल्यू कितना आ गया, 200 इंटू 0.0। तो यूनिट देख लेना, उसके हिसाब से आंसर करना, जैसा यूनिट वैसा आंसर आपका होना चाहिए। तो अब क्लियर हो गया, हेडिंग डालो, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, अभी इस पे समझो थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से समझोगे सब लोग ना, अच्छे से इधर फोकस रहो, ध्यान से सुनो बच्चों। देखो जितने भी प्रोसेसेस अभी तक हम लोगों ने सीख रखे हैं, जैसे एडियाबैटिक, आइसोथर्मल सीख रखे हैं ना, कभी कभी एग्जाम में लिखा रहता है दिस प्रोसेस इज कंडक्टेड आइसोथर्मली एंड इरिवर्सिबली, ऐसा लिखा रहता है। कभी कभी वहीं पे लिखा रहेगा दिस प्रोसेस इज कंडक्टेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली।
तो क्या समझ में आया, आइसोथर्मल इज वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड द अदर पार्ट इज रिवर्सिबल हो रहा है या इरिवर्सिबल। तो अब हमें इसे समझना है ये वर्ड का क्या मतलब होता है। So what is the meaning of reversible process and what is the meaning of irreversible process? तो उसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं और फिर ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी होगी। मैं कंसिडर कर रहा हूं आइसोथर्मल प्रोसेस। बच्चों ध्यान से देखो, जहां पे मैंने इसके अंदर कुछ आइडियल गैस भर रखी है, मान लो ऑक्सीजन, और इसके ऊपर मैंने सैंड पार्टिकल्स समझते हैं, सैंड पार्टिकल समझते हैं, हीप ऑफ सैंड खूब सारा इसके ऊपर पड़ा हुआ है। अब ऐसा क्यों ले रहा हूं, ताकि आप ये समझो कि एक सिंगल सैंड पार्टिकल जो कि ऐसा नेग्लिजिबल मास का होगा। अरे बोलो यार, तो इसलिए मैंने रख रखा है कितना, से फॉर एग्जांपल कुछ 10 kg का मैंने रख रखा है। अब धीरे धीरे मैं क्या कर रहा हूं, टाइम बीतने के साथ, अच्छा टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टाइम बीतने के साथ मैं क्या कर रहा हूं, एक एक पार्टिकल धीरे धीरे हटा रहा हूं। बहुत टाइम है अपने पास, क्या वेले बैठे हुए हैं, ठीक है, फरवरी मार्च का टाइम है, तुम लोग के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, मैं एक एक पार्टिकल आराम से सुबह से हटा रहा हूं धीरे धीरे। एक एक पार्टिकल अगर आप हटाओगे तो क्या होगा, ऊपर से भाई अगर आप पार्टिकल हटाओगे तो ऊपर का जो फोर्स लग रहा है यानी mg, m कम होता जाएगा। तो ये पिस्टन है बच्चों ना, ऐसे ऐसे मत समझ लेना कि गैस रखा है ऊपर से सैंड रख दिया तो सर नीचे क्यों नहीं गिर रहा है, तो यहाँ पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है, ठीक है, उसके ऊपर रख रखा है। इज दैट क्लियर? तो अब मैं एक एक हटा रहा हूँ, एक एक हटाऊंगा तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि यार प्रेशर एंड वॉल्यूम का वेरिएशन कैसा होगा। तो आप बताओ बच्चों, अगर एक सिंगल हटाऊंगा ऊपर से तो हल्का सा प्रेशर ड्रॉप होगा, बहुत कम, तो ये थोड़ा सा एक्सपैंड करेगा। अरे बोलो यार, ऊपर से आप प्रेशर कम करोगे तो, क्योंकि नीचे से तो पी लगी रहा है ना, डिफरेंस जैसे ही मिला वैसे ही थोड़ा सा, तो यानी आप प्रेशर ड्रॉप करते गए, वो धीरे 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 एक्सपैंड होता गया, एक्सपैंड होता गया। तो कितने लोग कह रहे हैं सर कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ऐसा करने से खास बात यह है कि मैं बहुत स्लो चल रहा हूं। दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट वेरी at the same time I am trying to maintain equilibrium at each and every point of the process। आप देखो, एक मैंने पार्टिकल हटाया है तो एकदम से इस पे जो फोर्स लग रहा है पिस्टन पे, नीचे से प्रेशर ड्यू टू गैस लग रहा है, ऊपर से प्रेशर ड्यू टू सैंड लग रहा है, और सैंड का मैंने जिस पे भी ये बैलेंस थे उसमें से मैंने अगर एक सिंगल पार्टिकल हटाया है तो ये PS माइनस DP हो गया, वेयर DP इज वेरी क्लोज टू 0। तो मतलब अभी भी कोई खास गैप नहीं है कि ये एक्सेलरेट कर जाए, बहुत स्लोली ये मूव करेगा ऊपर। और जब भी कोई चीज स्लोली मूव करेगी तो कितने लोग बोल रहे हो कि सर होमोजेनिटी ऑफ द गैस विल बी मेंटेन थ्रू आउट। अरे बोलो यार, अब मान लो ऐसे मैंने कर दिया, एकदम से ऐसे पंप अप कर दिया तो क्या होगा, इधर गैसेज हैं, अचानक से आप स्पेस क्रिएट किए तो नॉन होमोजीनियस बन जाएगा ना, और नॉन होमोजीनियस हो गया तो क्या हम टेम्परेचर डिफाइन कर पाएंगे, तो ये प्रॉब्लम है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा फिर बोलोगे सर दूसरा कौन सा तरीका है, तो ये देखो रिवर्सिबल था, इरिवर्सिबल दिखा रहा हूं। ये पॉइंट ए से कहां पहुंचना था, यहां पे पॉइंट बी पे पहुंचना था, जहां पे इसके ऊपर मान लो सिर्फ 5 kg ही रह गया, यहां पहुंचना था। तो एक तो ये तरीका हुआ जो मैंने अभी आपके सामने किया। दूसरा तरीका क्या है कि सर मैं एक काम करता हूं ना, इस पे भाई बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए था, 10 kg ही चाहिए था, तो 5 kg के मैंने 2 ब्लॉक्स रख दिए हैं, अभी भी बैलेंस है, सेम कंडीशन। अब मैंने क्या किया, अचानक से एक ब्लॉक हटा दिया, अचानक से एक ब्लॉक हटा दिया, तो अब एक 5 kg का आपने डिफरेंस क्रिएट कर दिया है भाई। तो ऊपर का जो प्रेशर होगा P सराउंडिंग माइनस, अच्छा खासा प्रेशर ड्रॉप हुआ, ये डेल्टा P लिखना पड़ेगा, और नीचे P गैस। तो अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा यार इतना बड़ा गैप हो गया है प्रेशर का, तो अब एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, इक्विलिब्रियम में रहा ही नहीं, और जैसे ही मोशन ऐसा करेगा अंदर नॉन होमोजेनियस सिस्टम बन जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर एक्सटर्नल प्रेशर तो डिफाइन होगा, गैसेस के अंदर नॉन होमोजेनियस की वजह से हम उसका कोई प्रेशर बोल ही नहीं सकते हैं।
तो ये टॉप पे चला गया, बोलो 5 kg। और ऐसे केस में हमेशा बताओ बच्चों, जब भी हम कोई वर्क कर रहे हैं तो वर्क का लेना देना किससे है कि भाई गैस इस पिस्टन को ही तो धक्का मार रहा है ना, पिस्टन आखिर कितनी दूर गया है, इसी से मतलब है ना। अरे बोलो यार, अगर इसी से मतलब है तो हम वर्क डन बाई सराउंडिंग अगर यहाँ निकालना चाहे तो बड़े आराम से निकल सकता है। यस और नो? वर्क डन बाई सराउंडिंग तो बहुत इजीली निकल सकता है ना इसके केस में, क्योंकि सर आपने हटा दिया है 5 kg, अभी 5 kg तो है ना ऊपर, तो उसकी इक्विवेलेंट जो भी प्रेशर आ रहा होगा वो हम लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाई जितना भी डिफरेंस इन वॉल्यूम हो रहा होगा वो चेक करके हम इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे। तो बताओ, इसको हटा दिया, यहाँ चला गया। ऐसे केस में क्या हुआ होगा? ऐसे केस में हुआ ये होगा कि जैसे ही आपने 5 kg सडन रिमूव किया है, वैसे ही प्रेशर अचानक से ड्रॉप करके यहां पहुंच गया, एकदम से ड्रॉप हो गया यहाँ पे। आप सोचो, ये अभी कितना, मान लो कि ये 2 लीटर था और यहाँ मुझे 10 लीटर तक जाना था, यानी पॉइंट ए पे मैंने 2 लीटर मान लिया और यहाँ तक मुझे जाना था 10 लीटर तक। तो मैंने एक कैसा प्रोसेस अपनाया, एक तो ऐसे कि मैं एक एक सैंड पार्टिकल हटा रहा हूं तो ताकि ये धीरे 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 ऊपर जाए, यानी ये पूरा ऐसा प्लॉट आया। और दूसरे वाले में मैंने क्या किया, इसी जगह से एक हाथ लगाया और 5 kg सैंड एकदम से हटा दिया। तो बताओ, इसी मोमेंट पे 2 लीटर पे ही एक्सटर्नल प्रेशर 10 से कितना हो गया, 5। तो देखो वही तो मैं कर रहा हूं कि बच्चों ये प्रेशर यहां से ड्रॉप होकर के एकदम से यहां पहुंच गया, और यहां पहुंचने के बाद अब क्या हो रहा है, अब भाई एक्सेलरेटेड मोशन करते हुए ऊपर जा रहा है, तो प्रेशर एक्सटर्नल तो कांस्टेंट ही है यहां से यहां तक। ये कौन सा हो गया, इरिवर्सिबल। आप बताओ किसमें मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन किसमें ज्यादा लग रहा है आपको, इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल में? मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन किसमें ज्यादा आपको दिख रहा है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? देखो रिवर्सिबल में सर इतना बड़ा एरिया है और इरिवर्सिबल में इतना, ये क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एक्सपेंशन हम कर रहे हैं। क्या ऐसे ही आप कंप्रेशन के बारे में सोच सकते हो? क्या ऐसे ही आप कंप्रेशन के बारे में सोच सकते हो? अब कंप्रेशन में क्या है, यहां से यहां जाना है आपको, मतलब अगर ये पॉइंट ए था, ये बी था, पॉइंट ए से बी, तो एक्सपेंशन के टाइम में मैं ए से बी गया, मैंने धीरे धीरे एक एक पार्टिकल हटाए। अब मैं क्या करूंगा, यहां आ गया ना, अब मुझे कंप्रेस करना है तो मैं एक एक पार्टिकल ऐड करूंगा ऊपर से, तो एक एक पार्टिकल ऐड करूंगा तो कितने लोग बोल रहे हैं कि सर ए से बी रिवर्सिबल वाले केस में धीरे धीरे अप होगा और ऐसे ही जाएगा, बिल्कुल रिट्रेस कर देगा पाथ। अरे बोलो यार, एक एक पार्टिकल। लेकिन इरिवर्सिबल कंप्रेशन में क्या होगा, आपने यहाँ 5 kg था, आपने 5 kg अचानक से इसके ऊपर रख दिया, इसी 10 लीटर पे ही 5 से अब वो 10 kg इक्विवेलेंट टू फाइनल प्रेशर ना, यहाँ पे जो फाइनल प्रेशर था उसी के इक्विवेलेंट, तो ये एकदम अचानक से फाइनल प्रेशर के बराबर पहुंच जाएगा, ये था फाइनल प्रेशर, और फिर यहां से यहां तक ये सराउंडिंग वाला प्रेशर कांस्टेंट होते हुए, दिस इज इरिवर्सिबल। अब बताओ, इरिवर्सिबल कंप्रेशन एंड रिवर्सिबल कंप्रेशन में किसका वर्क डन ज्यादा है? मैग्नीट्यूड ऑफ इरिवर्सिबल वर्क डन इज मोर एज कंपेयर टू रिवर्सिबल। तो बच्चों, एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है, इस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा वैल्यू ज्यादा और कौन सा वैल्यू कम हो जाता है। तो अब पहले लिखना स्टार्ट करो, उसके बाद हम ये डायग्राम बनाएंगे। पहले लिखो तो, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, उसमें पहला लिखो रिवर्सिबल प्रोसेस, लिखो रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है, लिखो अ प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल इफ at each and every instant, if at each and every instant of the process, at each and every instant of the process, the system remains in thermodynamic equilibrium. The system remains in thermodynamic equilibrium. The system remains in
थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम विथ सराउंडिंग। सिस्टम सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में हो, कौन से इक्विलिब्रियम में? थर्मोडायनेमिक, ये अंडरलाइन कर लेना। अब समझते हैं कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। तो आप लिखो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। देखो ये इक्विलिब्रियम में देखो तीन तरह की चीजों को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं बच्चों। अ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इज द वन जिसमें तीनों पैरामीटर्स चेक हो। कौन से? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब कितने लोग समझते हो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। नेट टॉर्क क्या होना चाहिए? 0। अरे बोलो यार। तो इसको बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ना कोई नेट फोर्स हो उस पे और ना कोई नेट टॉर्क हो। समझ गए? दूसरा कौन सा बोल रहे हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? जो dt का वैल्यू है, dt मतलब डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। हाँ, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर किसका? बिटवीन सराउंडिंग एंड सिस्टम। शुड बी क्लोज टू 0, तभी तो थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। भाई दो ब्लॉक लिया है, एक ए है और इसके बाहर का एनवायरनमेंट मैंने बी ब्लॉक से बना रखा है। इसका मैंने बोला है 500 केल्विन है और इसका मैंने बोला है 100 केल्विन। तो क्या ये ब्लॉक थर्मल इक्विलिब्रियम में है? बिल्कुल नहीं। अरे बाहर इतना ज्यादा टेम्परेचर है, अंदर कम है, तो सडन डिफरेंस की वजह से एकदम बहुत ज्यादा यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा हीट का। आ रहा है क्या समझ में? भाई हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करता है ना, ये गड़बड़ हो जाएगा। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब, जैसे मैंने अभी बताया, मैकेनिकल में क्या करेंगे, एक एक सैंड का पार्टिकल हम डाल रहे हैं ताकि वो जो प्रेशर है आउटसाइड का ऑलमोस्ट 0 ही इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। वैसे ही टेम्परेचर में भी आप सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ रीच कर रहे हो या जो भी आपका चेंजेस आ रहे हैं वो इतना कम होना चाहिए कि वो नेग्लिजिबल होना चाहिए। तो इसलिए डिफरेंस बिटवीन सराउंडिंग एंड सिस्टम टेम्परेचर शुड बी क्लोज टू 0 या 0 ही मान लो। समझ में आया? थर्ड एंड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर कोई केमिकल कॉम्पोजिशन है रिएक्शन का तो वो केमिकली भी इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। तो लिखो केमिकल इक्विलिब्रियम। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कंसिस्ट ऑफ 3 इक्विलिब्रियम ऑल टुगेदर। फर्स्ट इज मैकेनिकल, सेकेंड इज थर्मल और थर्ड इज केमिकल इक्विलिब्रियम। लिखो थर्ड इज केमिकल इक्विलिब्रियम। समझ गए? केमिकल इक्विलिब्रियम कब बोलेंगे हम? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाए। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। ये केमिकल इक्विलिब्रियम हमारा अगला चैप्टर है, वहां हमें देखने को समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो बच्चों अगर ये तीनों इक्विलिब्रियम मेंटेन होते हैं किसी भी प्रोसेस में, तो ऐसे प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। तो हम अब आप इसमें एग्जांपल लिख लो, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। कौन सा? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एग्जांपल में लिखो डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल isothermal expansion. Difference between reversible and irreversible isothermal expansion. Difference between reversible and irreversible isothermal expansion. समझ गए? अब आप डायग्राम बना लो और इसको दोनों को, ये डायग्राम है और उससे रिलेटेड चीजें मैंने लेफ्ट एंड राइट में आपको दे रखी है कि मैं क्या समझाना चाह रहा था। इसकी वर्डिंग आप खुद से बनाओगे, ठीक है? थियरी में कभी भी इक्विलिब्रियम पूछेगा तो बस उतना ही लिखना है, ये तो आपको समझने के लिए बनाया होगा।
प्रोसेस करें और उसी के बाद एक प्रोसेस करें तो उसी का कहते हैं ट्रेन वापस हो जाएगा, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड ये होता है। हाँ, फॉरवर्ड बैकवर्ड। अरे फॉरवर्ड बैकवर्ड का मतलब बेटा कि जैसे मान लो कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस से फॉर एग्जांपल मैं किसका एग्जांपल ले लूं, CO2 का, ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। अगर मैं गर्म कर दूं कैल्शियम कार्बोनेट को तो ब्रेक होकर के ये बन जाता है, तो ये रिवर्सिबल है, आगे भी जा रहा है पीछे भी आ रहा है। तो अभी आप इसकी, ये कौन सा, मैं इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड इक्विलिब्रियम की मैं बात कर रहा हूँ, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो अभी वाला विंग मत टच करो, इसका अभी जरूरत नहीं है ज्यादा, अभी आप इस पे फोकस करो। तो बच्चों डायग्राम बना लो, रिवर्सिबल, डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और ये बना लो और इसके सपोर्ट में आप यहाँ पे लिख लो, और ये सैंड पार्टिकल्स है और यहाँ पे स्टोरी लिख लो क्या कर रहे हो बेसिकली रिवर्सिबल में। क्या लिखना है भाई, रिवर्सिबल प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय रिमूविंग वन सैंड पार्टिकल एट अ टाइम ना, और इरिवर्सिबल में ऑल 5 kg ऑफ द सैंड इज रिमूव ऑल ऑफ सडन। बस इतना ही कर रहे हैं। अच्छे से बना के लिख लो बच्चों। हाँ, इरिवर्सिबल क्यों बोलते हैं, देखो जब आप एक एक पार्टिकल हटा रहे थे तो वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में था, देखो ना, क्योंकि आपने एक सिंगल पार्टिकल हटाया तो ऑलमोस्ट आपने जीरो डिफरेंस क्रिएट किया यहाँ पे फोर्सेस का, अनबैलेंस फोर्स नहीं है इस पिस्टन पे, अनबैलेंस फोर्स नहीं है। और जब आपने अचानक से 5 kg हटा दिया तो ऊपर का प्रेशर एकदम हाफ हो गया और नीचे तो अभी भी उतना ही है, तो डिफरेंस ऑफ प्रेशर आ गया, मतलब नेट फोर्स आ गया एक डायरेक्शन में, और नेट फोर्स आ गया मींस F net इज नॉट इक्वल टू 0, तो इरिवर्सिबल हो गया। A process is said to be reversible if it is following all three things. मैकेनिकली इक्विलिब्रियम में है, तो क्या अभी बताओ अचानक से आप 5 kg सैंड हटा लो तो क्या ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में रह पाएगा ये सिस्टम, नहीं, तो इसीलिए ये इरिवर्सिबल हो गया ना। नहीं, प्रोसेस में बता रहा हूं, आप वापस आने का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। देखो ना, A to B तक पहुंच रहा है, ये वापस आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो फिर ये तो मतलब प्रोसेस जब भी हम करा रहे हैं स्टेट A से स्टेट B जा रहे हैं तो वापस आने की बात कहाँ हो रही। बेसिकली आर्बिट्रेरली तो नहीं बोलूंगा, बल्कि नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जैसे मान लो अगर इस मोमेंट पे आप चाहो बैक आना तो आपके लिए पॉसिबल है। जैसे मान लो यहाँ पे बीच में है तो आपने एक सिंगल सैंड पार्टिकल रखा है, वापस आ जाओगे, यहाँ पे आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे एक बारी पहुंच गए आपने रखा तो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप रिट्रेस नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो वैसा एट एनी मोमेंट वी कैन गो इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, जबकि इस इरिवर्सिबल के केस में नहीं आ पाएगा। हाँ जी बच्चों, हो गया, अच्छे से नोट कर लिया। अच्छा, इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये भी आइसोथर्मल ही था, जैसे ऊपर आपने आइसोथर्मल लिखा, ये भी आइसोथर्मल ही है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन बाई इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन बाई, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, साइन के साथ नहीं। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन बाई रिवर्सिबल प्रोसेस is greater than magnitude of the work done by irreversible.
समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इरिवर्सिबल का इतना छोटा सा ही एरिया है और रिवर्सिबल ये पूरा बड़ा बड़ा एरिया है, तो दिस इज ऑफ कोर्स ग्रेटर एज कम्पेयर टू दैट। ऐसे ही यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो एक्सपेंशन हो रहा है तो अलग होता है कहानी, कंप्रेशन हो रहा है तो अलग। आगे बात समझ में बच्चों? अच्छा देखो एग्जाम में क्या करता है, कभी कभी और ट्विस्ट लिख, अच्छा वर्क डन नहीं निकल जाएगा क्या जी? वर्क डन, मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन फॉर इरिवर्सिबल, कितने लोग कह रहे हैं वो तो सबसे आसान है सर, क्योंकि देखो प्रेशर कांस्टेंट है। अरे देखो ना, या तो ये ले लो या तो ये, प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो प्रेशर इनटू डेल्टा वी, इजंट इट? अरे बाबा इफ P इज कांस्टेंट कांट यू टेक आउट P, तो P बाहर आ गया, अब dV आ गया V2 माइनस V1। तो अगर आपको मैग्नीट्यूड ऐसे नहीं लिखना है तो आप सिंपली W का वैल्यू लिख करके माइनस लिख लो, यहाँ पे माइनस P इंटू डेल्टा वी। वाई? बिकॉज द प्रेशर इज कांस्टेंट। अच्छा ये कब की बात हो रही है? ये सिंगल स्टेट एक्सपेंशन हो रहा है ना। अच्छा कभी कभी ये भी तो हो सकता है भाई, मैं 10 kg में से 5 kg में इकट्ठे क्यों निकालूं? आई कैन टेक आउट इन 5 पार्ट्स 1 kg ईच। अरे एक बारी 1 kg निकाल लिया, फिर जैसे ही वो सेटल हुआ फिर 1 kg हटा दिया, फिर सेटल हुआ फिर 1 kg, मतलब मैं स्टेयर्स के फॉर्म में भी तो आ सकता हूँ। 1 kg हटाया, ये यहाँ तक आया, फिर 1 kg हटा दिया, फिर यहाँ तक आया, फिर 1 kg हटा दिया, फिर यहाँ तक आया, फिर 1 kg हटा दिया, फिर यहाँ तक आया, 1 2 3 4 एंड 5 स्टेप में जाके फाइनली यहाँ पे पहुंचा। तो ये 5 स्टेप में इरिवर्सिबल चेंज हो रहा है, और यही कितने लोग कह रहे हैं यही स्टेप अगर आप इन्फानाइट कर दो तो आप रिवर्सिबिलिटी को मीट कर जाओगे। अरे समझ में आ रहा है? तो अगर उसने बोल दिया 2 स्टेप में, तो यार आप दोनों स्टेप का अलग अलग निकाल लेना, मतलब P1 इंटू डेल्टा V1 प्लस P2 इंटू डेल्टा V2 ऐसे करके निकाल लेना। अरे समझ में आया क्या? बोलो, क्लियर है? वर्क डन बाई सिंपल सराउंडिंग और वर्क डन बाई सराउंडिंग और सिंपली वर्क डन इज इक्वल टू माइनस टाइम P इंटू डेल्टा V। यहाँ dV नहीं लिखा, इंटीग्रल नहीं लिखा, सीधा सीधा डेल्टा V हो गया। क्यों? क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट था। अब समझ आया? बोलो, क्लियर हो गया? हाँ, एक क्वेश्चन लिखो फिर खत्म करते हैं इसमें। बस एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, घर ले जाके कर लेना तुम लोग, ठीक है? घर लेने के नाम पे कितना ही, अगले दिन ऐसे ही उठ के आ जाते हो। हाँ, फ्राइडे सैटरडे संडे हो गया, अभी भी वो क्वेश्चन वैसे ही नोटबुक में पड़ा हुआ है, कुछ नहीं दिमाग लगाया। होमवर्क का मतलब बस इतना है सर, छुट्टी हो गई, बस अब निकल लो। स्टार्ट करें? थोड़ा ध्यान से बच्चों, एकदम ध्यान से ना, कुछ भी गड़बड़ ना हो यहाँ पे ना। तो इनिशियल देखो 2 मोल मैंने ले लिया है किसका? O2 का। 2 मोल O2 इज टेकन एट इनिशियल, बच्चों एकदम शांत रहो यार प्लीज यार। P1 इज इक्वल टू 5 ATM एंड V1 इज इक्वल टू 1 लीटर। अब मैं ये 1 लीटर से आइसोथर्मल है, ये मैं फाइनल स्टेट कहां जाना चाहता हूं? V2 इज इक्वल टू, मैं जाना चाह रहा हूं इसका कितना? 5 लीटर तक जाना चाह रहा हूं। So I am going through 2 process, reversible and irreversible. ध्यान से सुनो, बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एकदम अच्छे से सुनो। जब रिवर्सिबल जा रहा हूं तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इरिवर्सिबल जा रहा हूं तो मुझे ये बताने की जरूरत है कि भाई फाइनली मैंने कितना यहां से हटा दिया या कितना प्रेशर मेरा अभी मेंटेन है। रिवर्सिबल के केस में तो हर समय इक्विलिब्रियम मेंटेन करके जा रहा है, तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इरिवर्सिबल के केस में बताना है, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, देखो एक्सपेंशन ही हो रहा है ना, अगेंस्ट अ प्रेशर ऑफ 0.5 ATM। अब फिर से ध्यान से सुनो, हो क्या रहा है कि एक पिस्टन ब्लॉक सिस्टम है, उसके अंदर मैंने ऑक्सीजन गैस भर रखी है बेटा,
कितना 2 मोल, और स्टार्टिंग प्रेशर इसका 5 atm है और स्टार्टिंग वॉल्यूम 1 लीटर है। मुझे यहां से कहां पहुंचना है, इधर जाके फाइनली जब वो 5 लीटर हो जा रहा है यहां तक पहुंचना है। तो मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर इसको रिवर्सिबली यहां से यहां लेके जाया जाए तो कितना वर्क डन होगा, और अगर इरिवर्सिबल ले जाऊं और ऊपर का प्रेशर कितना मेंटेन करके रखूं 0.5 atm, तो बताओ कितना वर्क डन आएगा। यही आपके लिए क्वेश्चन है। फाइंड द वर्क डन इन केस ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। दोनों ही आइसोथर्मल है। ठीक, आइसोथर्मल मैंने लिख रखा है। तो आपको दोनों केस में वर्क निकालना है। जाके सोचना, ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है, और आप सोच के लेके आ गए तो बहुत बड़ी बात होगी। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। You guys can move your everything from here.